उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए मुख्यमंत्री धामी ने विशेष सहायता राशि की घोषणा की है। अतिवृष्टि से प्रभावित व्यवसायियों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से 9 करोड़ 8 लाख की राशि स्वीकृति कर दी गई है। बता दें कि 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि में लिनचोली मार्ग क्षतिग्रस्त होने से विभिन्न प्रभावित व्यवसायियों को सीएम की ओर से राहत दी गई है। सीएम धामी के निर्देश पर शासनादेश सचिव शैलेश बगोली ने जारी किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष से लिनचोली से सोनप्रयाग तक के अतिवृष्टि के प्रभावितों की क्षतिपूर्ति हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से प्राप्त प्रस्तावानुसार 9 करोड़ 8 लाख की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत की गई है। और प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर महिला बालिकाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार 50% अनुदान पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार देगी। वहीं शेष 50% का ऋण दिया जाएगा। महिला सारथी योजना के तहत शुरुआत में 4 जिलों में 200 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले से योजना की शुरुआत होगी। सीएम के विजन 2025 के लिए विभाग की ओर से इस नवाचारी योजना का प्रस्ताव है। योजना को केंद्र सरकार के निर्भया फंड से पोषित किया जाएगा। सरकार विजन 2025 को लेके आगे बढ़ रही है और महिला सशक्तिकरण में हमारी सरकार बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। महिलाओं के लिए चाहे वो हम 30% क्षैतिज आरक्षण की बात अगर जॉब्स में करें और नगर निकायों में भी हम लोगों ने 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया है और लगातार हम हर वर्ग के, क्योंकि महिलाओं में भी देखिए जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो हमारी ग्रामीण बहनें हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत अच्छी अपनी अर्निंग कर रही हैं और इसी तर्ज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में इन 4 जिलों में महिलाओं को 50% की सब्सिडी सारथी योजना के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, जिसमें महिलाएं अपने वाहन खरीद सकती हैं और उनको ऋण की उपलब्धता इसमें सरकार की तरफ से कराई जा रही है। तो इस दिशा में हम लोग अभी 200 महिलाओं को लेकर चले हैं कि 200 महिलाओं को हम इस योजना से लाभान्वित करेंगे और उसके बाद उसके रिस्पॉन्स के आधार पर हम आगे हर जिले में ये योजना का लाभ देंगे। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब राज्य कर्मचारी सुबह शाम की आरएसएस की शाखा सहित अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इससे राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बता दें कि यह आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से जारी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे शर्मनाक निर्णय बता रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमावली होती है कि वह राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सकते। देखिए, ये बहुत ही पहले की कांग्रेस की सरकारों का एक किस्म से अन्यायपूर्ण आदेश था और जहाँ तक मेरी जानकारी है अनेक संघ के कार्यकर्ता सरकारी नौकरी में रहते हुए संघ की शाखा में जाते थे। मैं स्वयं भी उसमें से था। मैंने 3 साल इरिगेशन में नौकरी की, 24 साल बैंक में नौकरी की, लेकिन मैं लगातार संघ के कार्य में रत रहा, करता रहा और किन्हीं भी संघ के कार्यकर्ताओं पर इस बात को लेकर के नोटिसबाजी हुई या मुकदमेबाजी हुई तो सब मुकदमों में कार्यकर्ता जीते, क्योंकि संघ कोई राजनीतिक दल नहीं है। संघ एक सामाजिक संगठन है जो देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, अनुशासन की शिक्षा देता है। सब में वो भाव होता है, उस भाव को लेकर के बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक नियमावली होती है कि वो राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं या तो भारतीय जनता पार्टी की आंखों पे पट्टी है या वो जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि आरएसएस कितना भी अपने आप को सामाजिक संगठन कहता रहे, लेकिन सच्चाई ये है और वो सबके सामने है कि वो राजनीति में पूरा अंदर तक
घुसा हुआ है। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आरएसएस के लोगों को दी जा चुकी हैं और अब देश के अंदर धीरे धीरे वो पैर पसारते चले जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ही खतरनाक ये निर्णय धामी सरकार का है, क्योंकि हमारे संविधान में भी अगर आप देखें तो कार्यपालिका का, विधायिका का और न्यायपालिका का, तीनों का अपना अलग अलग रोल बताया गया है, भूमिका बताई गई है। अगर सब में घालमेल कर देंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, डिमार्केशन ही नहीं हो पाएगा, वो लकीर का ही पता नहीं चलेगा जिसकी परिधि में इनको काम करना है। बहुत ही देहरादून की एक नामी स्कूल में असम के छात्र से रैंगिंग और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक छात्र 8वीं का बताया जा रहा है, तो वहीं मामले को लेकर परिजनों ने असम पुलिस को शिकायत की है, लेकिन असम पुलिस ने 0 FIR कर अब दून के डालनवाला थाने को केस फॉरवर्ड कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, जिसके बाद अब देहरादून पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मैंने बताया कि अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी छानबीन की जाएगी, एविडेंस उसमें जो भी आएगी तदनुसार आगे। पेरेंट्स ने हमें कुछ भी जो उन्होंने कंप्लेंट की थी, कोई स्पेसिफिक्स उस कंप्लेंट में नहीं बताए थे। सो मेरे लिए तो सारे बच्चे हैं। आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि हम हर जगह बच्चा इन्वॉल्व है और किसी भी इतनी बड़ी बात करने से पहले हम एडल्ट से हमें ये सोचना होगा कि हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। बंगाली समुदाय की आरक्षण पर भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान पर उत्तराखंड के बंगाली समुदाय में रोष जारी है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के अपने बयान पर खेद प्रकट करने पर भी बंगाली समाज संतुष्ट नहीं है। बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली ने कहा कि बंगाली समाज के लोगों ने आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाली समाज से थे। बंगाली समुदाय के प्रति दिया गया ऐसा बयान निंदनीय है। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप लोग बहुत परेशानियों में हैं हम लोग, और हम लोगों को जब तक जाति का मामला हम लोगों का सही नहीं होता है, हम लोग इस तरह से अपमानित होते, तब तक कम से कम आप लोग सदस्यता नहीं लीजिए। आप लोग अपने नेताओं को बोलिए कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाएगा हम सदस्यता नहीं लेंगे, और ये हमारा विशेष अनुरोध रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पक्ष और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठे हुए हैं। विपक्ष में जब कांग्रेस पार्टी बैठे हैं, 3 विधायकों ने जब कुछ नहीं बोला, जिनको हमने विधायक बना के भेजा, हमारे बहुल्य क्षेत्र से जिन लोगों को हमने विधायक बना के भेजा, उन लोग कुछ नहीं बोले, तो कांग्रेस के जितने भी विधायक थे वो क्या सो रहे थे वहाँ? उन लोगों ने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की हमारे लिए? हमारे लिए सारे लोग एक जैसे हैं। हमारा समाज दबा कुचला समाज है, सब लोग वोट की राजनीति करते हैं, और हम खुले मंच से कह रहे हैं करके कि अगर इस बार अरविंद पांडे जी को वहाँ उठाना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी को वहाँ उठाना चाहिए, हम लोग इंतजार करेंगे। मैं कह रहा हूँ अरविंद पांडे जी भी वहाँ बैठे थे और कई लोग ऐसे बैठे थे। आज कौन सी ऐसी जगह है तराई की जिसमें बंगाली समाज के लोग नहीं हैं? सब बैठे थे, वो एक ने भी नकारा नहीं। ये बात अफसोस की बात है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, आज मैं दिनेशपुर में आया हूँ, कि आज सबसे ज़्यादा कष्ट तो इस बात का हो रहा है कि जनप्रतिनिधि बोले ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि भाई ये बंगाली समाज के लोग, बंगाली समाज का एक भी मसले पे कोई भी हल नहीं निकला। मैं तो 2 बार विधायक रहा, बहन जी की सरकार में रहा, और बहन जी की सरकार अगर कहीं बन जाती ना, भारत में बन जाती या कहीं बन जाती, तो ये तो काम मिनटों काम सेकंडों में होता है ये काम। मायावती जी ने तो ये जिला बनाया था, लेकिन आज पार्टी से अलग हटके मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ये अफसोस होता है कि पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, मुख्यमंत्री जी वहाँ हैं, और मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में क्या बंगाली कम्युनिटी के लोग नहीं हैं? आप इनका इतिहास नहीं मालूम है लोगों को, जो उन्होंने मुन्ना सिंह चौहान जी ने इतनी बड़ी बात कही थी। आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये खेत टाइप का एक शब्द कहा है, बाकी माफ़ीनामा इनके बॉडी लैंग्वेज से लगा नहीं कि माफ़ी मांगा है, वो मांगा ही नहीं है। ये जो कुछ हमारे बंगाली समाज के नेता इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, इसमें बंगाली समाज संतुष्ट नहीं है और बहुत आहत है, और भविष्य में
इसका जो है भुगतान मुन्ना सिंह के रूप में बीजेपी को भरना पड़ेगा। इसका मैं पूरे समाज की ओर से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर जल्दी मुन्ना माफ़ी नहीं मांगता है तो आप ये मान के चलिए कि ये उग्र आंदोलन का रूप होगा। और इसके बाद अगर बेटा गलत करे तो बाप माफ़ी मांग लेता, तब भी चल जाता है। अगर मुन्ना सिंह चौहान विधायक के माफ़ी गलत बोला है तो मुखिया को आगे आना चाहिए था, मुखिया नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो 40-50 हमारे एमपीज़ है, हम तो अब जाएंगे दिल्ली, सीधा रुख करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी से, जेपी नड्डा जी से, अमित शाह जी से मिलके इनका निष्कासन। विधानसभा सत्र में बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के जातियों के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान को लेकर बंगाली समाज में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसे लेकर रुद्रपुर के संजय नगर में बंगाली समाज के युवाओं ने विधायक का पुतला फूका। साथ ही बयान पर माफी मांगने की मांग करते हुए बीजेपी सरकार से उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो वही कार्रवाई होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। बंगाली एकता मंच के संस्थापक सुब्रत कुमार विश्वास ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि समय आ गया है, अब समय आ गया है कि बंगाली समाज को एक होना, उनके अनुसूचित जाति की मांग को लेकर संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरना है। मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि बारिश के चलते कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और अभी भी लगातार बारिश होने से कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बस स्टैंड के पास में भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गया था, तो वहीं मलबा आने की वजह से इसके निकट एक होमस्टे को खतरा उत्पन्न हो गया, जिसके चलते होमस्टे की सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और कमरों में दरारें आ गई हैं। तो वहीं प्रशासन की टीम की मौके पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची, लेकिन अब तक होमस्टे के मालिक को मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजे की बात हुई थी, नायब तहसीलदार आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। जो उसकी राशि है, मुआवजे की धनराशि जो है वो बताने लायक नहीं है, शर्मसार वाली बात है। तो 800 रुपये जो है पूर्ण ध्वस्त, अगर दीवार गिरेगी तो 800 रुपये मिलेंगे और पूरा ध्वस्त हो जाएगा तो तब 4000 रुपये मिलेंगे। तो पूरा मकान तो अभी ध्वस्त नहीं हुआ, लेकिन ऐसी स्थिति बनी हुई है जिस हिसाब से बारिश हो रही है उस हिसाब से तो खतरा ये बना हुआ है कहीं पूरी बिल्डिंग ना नीचे आ जाए।